मैं नीता मिश्रा कक्षा 8 के विद्यार्थियों को हिंदी विषय का पाठ 7 जूलिया पढ़ा रही हूँ। जूलिया एक लड़की का नाम है और ये पाठ एक एकांकी है। एकांकी कहते हैं जब किसी नाटक का एक अंक में मंचायन किया जाता है तो वो एकांकी कहलाता है। इस एकांकी में एक भोली भाली गवर्नेस है, गवर्नेस यानी सेविका है। उसकी मार्मिक पीड़ा का और उसकी विवशता का ऐसा वर्णन किया गया है कि जो बिल्कुल जीवंत हो उठता है। वहीं दूसरी तरफ क्या दिखाया गया है कि शोषण से मुक्ति पाने का जो प्रभावशाली संदेश है वो भी लेखक ने इस पाठ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। अब देखते हैं इस पाठ में है क्या। बच्चों की गवर्नेस जूलिया वाल्सी देवना आती है। वाल्सिल देवना जो है ये नाम है। जूलिया वाल्सिल देवना इसका पूरा नाम है। जूलिया दबे स्वर में बोलती है, यानी उसकी आवाज़ तेज नहीं होती है। पूछती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठने का उपक्रम करती है, बोलती है, शुक्रिया। गृहस्वामी, हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख़्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। अब वो ये कहते हैं कि तुम पैसा तो मांगोगी नहीं, तो तुम्हें हम सोचते हैं अपने आप से ही हम पैसा दे दें, क्योंकि जितना मैंने तुम्हें अब तक समझा है उस हिसाब से तुम्हारा स्वभाव बड़ा संकोची है, इसलिए अब मैं तुम्हें पैसे खुद दे देना चाहता हूँ। और वो पूछते हैं उससे, हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी? यानी 30 रूबल प्रति महीने तय की गई थी। तो आगे जूलिया कहती है विनीत स्वर में, बड़ा नम्रता है उसकी वाणी में, बोलती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। यानी मालिक ने उसके रुपए कम बताए उसको और उसकी तनख्वाह ज़्यादा थी। गृहस्वामी, नहीं भाई, 30, ये देखो डायरी। उसके पन्ने पलटता है, मैंने इसमें नोट कर रखा है, यानी मैंने इसमें लिख लिया है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। उन्होंने बताया कि तुमसे पहले भी जितने लोग आए हैं उनको मैं 30 रूबल महीना ही देता था। तुमसे पहले जो गवर्नेस थी उसे भी मैं 30 रूबल महीना ही देता था, यानी मैं सबको देता था। और तुमसे पहले जो काम करती थी हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाने का और उनकी देखभाल करने का, उसको भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं, समय बताते हैं। जूलिया दबे स्वर में बोलती, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन, यानी समय भी उन्होंने कम बताया। 5 महीने और ऊपर ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन मालिक ने 5 महीने नहीं और बताए। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? प्रश्न करते हैं, फिर अपने आप उत्तर कहते भी हैं, ठीक 2 महीने हुए हैं, बता भी दे रहे हैं कि 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। 60 मतलब सोचते हुए का नाट्यांकन किया गया है 60 रुपये। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? जूलिया फिर बड़े दबे स्वर में बोलती है, डरती हुई जैसे, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है। इसके बाद रुक जाती है। गृहस्वामी बोलता है, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। यानी एक दिन का 1 रूबल था, उन्होंने उनकी 12 छुट्टियां गिना दी। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा,
और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। 2 बच्चे थे, अब 1 बच्चे को ही पढ़ाया। वो बता रहे हैं, पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 हिसाब लगा रहे हैं, 19 नागे हो गए। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं। फिर सोचते हुए बोलते हैं, जैसे आवाज़ निकालते हैं, 41 रुबल। ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती है रोते स्वर में। जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते पलटते हुए कहता है, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान ही उठाना बदा है। ये गृहस्वामी बोल रहा है जूलिया से। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रुबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ किसी टहनी की खरोंच लगने से उसकी जैकेट फट गई थी। 10 रुबल उसके गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के जूते चुरा लिए। फिर रुक जाते हैं। रुक कर, तुम मेरी बात सुन रही हो ना या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपने रुलाई को रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रुबल और कट गए। और हाँ याद आया, 10 जनवरी को तुमने 10 रुबल दिए थे। मैंने तुम्हें 10 रुबल दिए थे। वो याद दिलाते हैं कि मैंने तुम्हें 10 रुबल और दिए। और हाँ याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे वो कह नहीं पाई क्योंकि रुलाई के कारण उसका गला रुंधा जा रहा था। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? और डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में बोलता है, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ 27 41 से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई, यानी अपना रोना रोकती हुई, उसकी आवाज़ कांपने लगती है। कांपती हुई आवाज़ में कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझसे बताई तक नहीं? देखो, तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दे तो बचते हैं 2, 11 रुबल। 2 घटा दिया तो बचते हैं 11 रुबल। जेब से निकाल कर, तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रुबल देता है, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रुबल लेती है, कांपते ही स्वर में बोलती है, जी धन्यवाद। गृहस्वामी सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है, यानी बहुत तेज़ी से खड़ा होता है और भारी आवाज़ करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह 1-2 चक्कर लगाता है, यानी वो टहलने लगता है। धन्यवाद। जूलिया, तुमने धन्यवाद कहा ना? गुस्से से, धन्यवाद किस बात का? जूलिया कहती है, आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से से उनकी आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया कहती है,
जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुलतुलाने लगता है, यानी गुस्सा उसका बहुत अधिक बढ़ जाता है और बोलता है जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों? क्यों जी? हाँ मालिक क्यों? प्रश्न लगा है, प्रश्न चिन्ह लगा है। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ दे तो रहे हैं? गृहस्वामी क्रोध से कांपने लगता है। तो क्या है? क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में बोलता है, उन लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया? जूलिया मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा हो जाता है। जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर मतलब कठोर, जो अच्छा ना लगे। पर मैं तुम्हें सबक सिखलाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर ये हैं तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए? बोदा मतलब डरपोक। आगे कहते हैं कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे। इतना मतलब दब जाए, इतना बोंदा हो जाए कि वो अपने प्रति होने वाले अन्याय के प्रति आवाज़ भी ना उठा सके, उसका विरोध तक ना करे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए, मतलब सारा अन्याय सहता रहे। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। रीढ़ रहित का मतलब जिनका अपना कोई अस्तित्व ना हो। जैसे किसी शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो वो कैसा रहेगा? इधर उधर लुढ़क जाएगा, क्योंकि खड़े होने में, बैठने में हमारी सहायता रीढ़ की हड्डी करती है। तो लेखक ने ये बताया कि जिनका अपना वजूद नहीं होता है उनका संसार में कोई स्थान नहीं होता है। और आगे फिर कहते हैं कोई स्थान नहीं है। ये इस तरीके से इस कहानी से के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि अन्याय के प्रति विरोध करने की शक्ति, साहस उसके अंदर होना चाहिए। ये इस पाठ में बताया गया है। अब देखिए प्रश्न है कि गृहस्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इनके लिए कितने रूबल की कटौती की। अब जितने जिसने नागे गिनाए, कुल कितने नागे गिनाए थे उसने, ये आप चैप्टर को फिर से रीड करेंगे और उसमें से देखेंगे। हमने आपको पूरा पाठ पढ़ाया है। अब सारे टोटल नागे जितने बताए हैं उन्होंने, वो आपको इसमें संख्या लिखनी है, और कितने रुपए काटे थे ये भी आपको बताना है। सारे जोड़ करके किसके लिए कितने काटे थे, किसके लिए कितने काटे थे, सबको टोटल करोगे और फिर लिखोगे इतने रूबल काटे। उसके बाद गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था। अब क्या नुकसान हुआ था बताया कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने तनख्वाह, छुट्टियां गिनाई। छुट्टियां के बाद छुट्टियां कौन सी गिनाई थी वो आप बताएंगे। फिर क्या नुकसान उसने किया, कप प्लेट तोड़ी, जैकेट फटी, इस तरीके से सारी छुट्टियां आप गिनाएंगे कि इतनी छुट्टियां उन्होंने गिनाई, मतलब ये उनके साथ नुकसान हुआ। प्रश्न है गृहस्वामी ने अंत में 13 रूबल किस आधार पर काट लिए थे। तो किस लिए आधार पर काटे थे जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। 13 रूबल उन्होंने टोटल जब किया था तो उसमें से और भी जो बताए थे कि उसने लिए थे पैसे मालकिन से, इस तरीके से उसको देखना चैप्टर को। उसमें से 13 रूबल किस आधार पर काटे थे ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है गृहस्वामी को जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया। गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि वो दब्बू थी, यही तो बताना है इसमें, यही तो बताया गया था, यही देखिएगा। और उसने जूलिया को क्या समझाया था कि वो अपनी बात को सबके सामने रखने की सामर्थ्य रखे।